नमस्कार। भोजन संवाद में आपका स्वागत है। आज है रविवार। रविवार शाम 6 बजे हमारा कार्यक्रम होता है सप्ताह का व्यक्तित्व। इसमें हम किसी ऐसे व्यक्ति से आपका परिचय कराते हैं जिसका जीवन मूल्य बहुजन के हितों के लिए, बहुजन के अधिकारों की रक्षा के लिए सतत संघर्ष में बीतता है या बीतता रह रहा है और लगातार अनवरत उसका आंदोलन जारी है। ऐसे में हमारे साथ आज है चौधरी मुजाहिर राणा। चौधरी मुजाहिर राणा साहब का पूरा जीवन समाजवादी आंदोलन से जुड़ा रहा है। आप जनता दल में रहे, आप बहुजन समाजवादी पार्टी में रहे, समाजवादी पार्टी में रहे, जनता दल में रहे, जहाँ कहीं भी रहे, समाजवादी मूल्यों के लिए, समतामूलक समाज की स्थापना के लिए और आम आदमी के अधिकारों के लिए सतत संघर्ष करते रहे और उनको लामबंद करते रहे। आप ऑल इंडिया गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप फिलहाल समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं और तमाम जन आंदोलनों में कश्मीर से लेकर के अभी हरियाणा, कश्मीर, हर जगह आप घूमते रहते हैं और समाजवादी दर्शन, समाजवादी आंदोलन के इर्द गिर्द लोगों को लामबंद करने में आपका जीवन बीत रहा है। आपका आज हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है मुजाहिर राणा साहब। हम शुरुआत में चाहेंगे राणा साहब कि आपका प्रारंभिक परिचय, प्रारंभिक जीवन, खास करके आप कहाँ पैदा हुए, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या थी, आपकी सामाजिक पृष्ठभूमि क्या थी और प्रारंभिक शिक्षा आपकी कहाँ से शुरू हुई। मुजाहिर राणा साहब। धन्यवाद आपका तिवारी जी, बहुत बहुत। मेरा नाम मुजाहिर राणा है और मैं एक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश के कस्बा गंगो का एक गांव पड़ता है, छोटा सा फतेहपुर ढोला, वही मेरा आबाई गांव है और वहीं पर ही मैं पैदा हुआ और वहीं से ही मैंने अपनी बेसिक शिक्षा शुरू की। हमारे यहाँ उस वक्त पर कोई प्राइमरी स्कूल नहीं हुआ करता था, तो मैं बचपन से प्राइमरी स्कूल में जब मेरा एडमिशन मेरे वालिद साहब ने कराने का काम किया तो मैं गंगो जाता था। गंगो हमारे यहाँ से 5 किलोमीटर दूर पड़ता है, कस्बा है हमारा गंगो और डाक खाना भी हमारा गंगो ही पड़ता है। और वहां से मैंने अपनी शिक्षा पूर्ण करते हुए प्राइमरी और आपका मिडिल के बाद मैंने हाई स्कूल भी वहीं से HR इंटर कॉलेज से और मिडिल मैंने हीरोज मेमोरियल जूनियर हाई स्कूल से पास करते हुए उसके बाद फिर मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर गया हूँ। आपका PUC एक कोर्स होता है BA से पहले 1 साल का, उसमें मैंने 69 में जाकर के दाखिला लेने का काम किया। वहां पर मुझे मेरे बहुत से साथी मिले। उस वक्त पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की हालात जो है वो कोई अच्छे और बेहतर नहीं थे, माइनॉरिटी कैरेक्टर समाप्त कर दिया गया था। जी जनाब। मुजाहिर साहब, ये है कि हम लोग जो है आपसे केवल जो आपकी स्कूलिंग का टाइम है, जिस समय आपने प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल की शिक्षा प्राप्त की, उस समय के आपके कोई साथी जो आप भी आज भी आपके संपर्क में हो, जिनका आप उल्लेख करना चाहें, कुछ घटना का उल्लेख करना चाहें, या कोई जो आपके शिक्षक थे, है ना, आपके उस्तादों का अगर आपके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें तो मैं चाहूंगा कि उसके बारे में थोड़ा सा आप फ्लैशबैक में जाइए और हमारे साथ कुछ साझा कीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं असल में जब प्राइमरी स्कूल में गए, एक मास्टर हमारे हुआ करते थे, मास्टर सुलेमान साहब, और मास्टर सुलेमान जी वही गंगो के रहने वाले थे, मेरे वालिद साहब के दोस्त थे। उन्होंने ही हमें स्कूल में ले जाने का काम किया और पढ़ाने का काम किया। उसके बाद एक डिप्टी इकबाल साहब हुआ करते थे, बेसिक शिक्षा अधिकारी, वो भी मेरे वालिद साहब के दोस्त थे। सही बात तो यह है कि हम उन्हीं के ही प्रेशर में और उन्हीं के ही सानिध्य में आकर के एजुकेशन की तरफ गए। हालांकि हमारा आम पेशा जो है खेती बाड़ी का पेशा है, काश्तकार है हम, बेसिकली एक छोटे काश्तकार है, बड़े काश्तकार भी नहीं है। वहां पर मास्टर सुलेमान ने हमें, और मास्टर सहीराम जी हमारे बराबर के गांव के थे, वो बहुत हमसे बहुत प्यार भी करते थे और सख्ती भी करते थे बहुत से। मास्टर सहीराम जी तो ऐसे थे कि वो इस कदर की पिटाई करते थे अगर जरा सी गलती हो जाती थी। एक बार का किस्सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मास्टर सहीराम, जब हम कक्षा 5 के स्टूडेंट थे तो मास्टर सहीराम ने हमसे सवाल पूछा कि हमारे देश में सबसे ज्यादा क्या चीज पैदा होती है, और जो रेसिस होती थी बच्चों की, तो हमें बाजार में भेज दिया गया पता करके आओ कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा कौन सी चीज पैदा होती है।
तो वो जो गन्ने का सीजन चल रहा था, हमारे यहाँ कोल्हू लगते हैं गन्ने में, गन्ने को पेरने के लिए। तो वहां बाजार के अंदर जो गुड़ बनता है वो गुड़ बहुत आया हुआ था बाजार के अंदर, और गुड़ का भी, शीरे का भी गुड़ बनता है जिसको भट्टा बोलते हैं। तो हम बड़े खुश हुए, खुश होकर के गए कॉलेज में, स्कूल में अपने। और स्कूल में जाने के बाद, रेसिस के बाद, मास्टर जी ने पूछा कि भाई क्या पता होता है हमारे यहाँ सबसे ज्यादा। अब हम तो बच्चे थे, इनोसेंट थे, हमने बड़े बड़े हाथ उठाए इस तरीके से करके जैसे हम ही जानते हैं और कोई दूसरा जानता ही नहीं। तो सबसे पूछने का काम किया। हमने कहा साहब हमारे यहाँ भड्डा पैदा होता है सबसे ज्यादा। तो मास्टर जी ने कहा कि एक कोने में लग जाओ। दूसरे ने कहा कि साहब हमारे यहाँ जो है जीरी पैदा होती है। उसने कहा तुम भी कोने में लग जाओ। तो इस तरीके से करके सबको कोने में लगा दिया। सब बच्चों ने जो बाजार में दिखा वही बता दिया कि भाई हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पैदा होता है। तो उसके बाद मास्टर जी ने हमारी बड़ी ठुकाई भी की, और ठुकाई करने के बाद ये कहा कि तुम्हें ये भी पता नहीं कि तुम्हारे यहाँ सबसे ज्यादा क्या पैदा होता है। उन्होंने हमें बताया कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पैदा जो गेहूं पैदा होता है। तब धान भी इतने नहीं पैदा होते थे क्योंकि जमीन कोई ज्यादा खास नहीं थी, कि हमारे यहाँ गेहूं पैदा होता है, और गेहूं के बाद जो है गन्ना पैदा होता है। और गन्ने से जो है वो भड्डा गुड़ नहीं बल्कि शीरे से बनता है। हमारे यहाँ गुड़ पैदा होता है, गुड़ के बाद ही शीरा आता है, वो शीरा आता है। तो एक और मैं इस तरह आपको सुनाना चाहता हूँ अपने बचपन का, कि हमारे कक्षा 4 की किताब, उसमें किताब के अंदर था कि इस पार हमारा देश है, उस पार चीन जापान। अब हमें तो पता नहीं था किस पार चीन जापान है और किस पार हमारा देश है, बच्चे थे। तो साहब हमने भी हाथ उठा दिया इस तरीके से करके। उन्होंने कहा अच्छा हाँ बताइए आप। मैंने कहा साहब उस पार हमारा, इस पार हमारा देश है, उस पार चीन जापान। अरे कौन से पार है ये तो बताओ कम से कम। तो साहब हम अपने बगले झांकने लगे। उन्होंने कहा हाथ आगे करिए। हाथ आगे जब किया तो उन्होंने फीटा रखते थे एक डंडा, तो हाथ के ऊपर बजाया खूब के। बोले, फिर उन्होंने बताया कि इस पार हमारा देश है और हिमालय से उस पार चीन जापान है। तो ये बहुत बचपने की जो इस तरीके की सारी चीजें हैं। उसके बाद भी हम एक काम और था जी जी। उसके बाद फिर हम जब 5वीं क्लास करने के बाद हुआ तो हमारे वालिद साहब ने एक स्कूल शुरू किया था, हीरोज मेमोरियल स्कूल। वो उसके मैनेजर हुआ करते थे। पहला बैच हमारा ही था 7 लड़कों का उसमें। तो वो कभी अंग्रेजी समय में एक बोर्डिंग स्कूल हुआ करता था, फिर वो खत्म हो गया था, वो फिर दोबारा से शुरू किया था वालिद साहब ने। तो वहां पर हम चले गए, 6-7 लड़कों ने जाकर के दाखिला ले लिया। वहां एक मास्टर थे हमारे हरमल दास जी, और एससी समाज से थे। उनके 2 पत्नियां थी मास्टर जी के। एक पत्नी तो उनकी अपनी थी, उनका भाई की डेथ हो गई थी, उनकी बीबी भी जो है उनके बैठ गई थी। वो जो उनकी बीबी, जो भाई की बीबी थी, वो रोज लड़ने के लिए आ जाती थी स्कूल के अंदर। हम कहते थे मास्टर जी से, कहने लगे मास्टर जी ये क्या फजीता है आपका, और आपने 2 शादी कर ली, तो एक तो घर में रहती है या दूसरी लड़ने के लिए आ जाती है। वो कहने लगे भाई ये तुम्हारी ताई है। मैंने कहा हमारी ताई कैसी है भाई जो उनसे आपसे लड़ने के लिए आ रही है। तो हमने एक दिन ताई से पूछ लिया, ताई क्या चक्कर है या तुम जो रोज आना आकर के लड़ लेते हो। उसने कहा भाई ऐसा है, ये जो तुम्हारे ताऊ हैं, ये जो है जो खर्चा देते हैं उसमें कभी कभी कटौती कर देते हैं। तो हमने मास्टर जी को घेर लिया। हमने मास्टर जी कहा, मैंने कहा मास्टर जी देखो ये तो गलत बात है, कटौती जब आपने 2 बीवी रखी है तो दोनों को बराबर का हिस्सेदारी देनी चाहिए। तो उनके बच्चे पोते अभी अभी हमारे से बड़ा प्रेम और मोहब्बत करते हैं। उसके बाद इसी तरीके से हमने कक्षा 8 पास कर ली, और कक्षा 8 पास करने के बाद हम फिर बड़े कॉलेज के अंदर गए, HR इंटर कॉलेज के अंदर। वहां हमें जो मास्टर मिले हैं, वहां हमें ऐसे उस्ताद मिले, मास्टर बलबीर सिंह जी। और मास्टर बलबीर सिंह जी ऐसे रहे कि जिसने हमें भी पढ़ाया, हमारे बच्चों को भी पढ़ाया, और फिर हमारे पोतों को भी उसने पढ़ाया, मास्टर बलबीर सिंह जी ने। और साहब मास्टर बलबीर सिंह इतने मेहनती, और उसने अब उनका एक लड़का था, वो शहद का सबसे बड़ा कारोबार करता है, पश्चिम उत्तर प्रदेश शहद का कारोबार है उनका। तो ये इस तरीके से बहुत से लोग हमारे जो है टीचर सब भी, मास्टर बलबीर सिंह जी का तो देहांत हो गया बेचारों का, लेकिन हमारे बहुत से साथी हैं जो कुछ चले गए, कुछ कम लोग बचे हैं हमारे साथ के, ये जिन्होंने हमारे साथ कबड्डी खेलने का किसी का अगर आप उल्लेख करना चाहें तो कर दें जी। बच्चे वालों में किसी का उल्लेख करना चाहें आप। हमारे साथी थे एक, क्या नाम, हम जब वॉलीबॉल खेलते थे तो वॉलीबॉल खेलने में जो है ना, मास्टर जहीर साहब हमारे बहुत अच्छे हमारे सीनियर साथी थे, और वो बेचारा कई बार रिसर्च कर चुका था इंटर में, बार बार इंटर में रिसर्च कर रहा था वो।
यानी फेलियर के उसी हिसाब से। और साथ था हमारा सीनियर, हमें बड़ा देता था। एनसीसी में भी उसे जो है ना हाईएस्ट सर्टिफिकेट उनके पास था। आज वो शोभित यूनिवर्सिटी एक हमारी है यहाँ पर गंगो के अंदर, उनका केयर टेकर है मास्टर सहील साहब। वो बहुत ही मिलनसार आदमी है, और मिलनसारी के साथ साथ यह है कि वो बच्चों को घूम घूम करके एजुकेशन की तरफ लाने का काम करता है। और अलीगढ़ में जब हम गए तो अलीगढ़ में हमें भेजने में उस आदमी का भी एक बहुत बड़ा सहयोग रहा, हमारे वालिद साहब से बात करना। इसी बीच में एक हमारे यहाँ बेसिक शिक्षा अधिकारी आए, डिप्टी इकबाल साहब, और डिप्टी इकबाल साहब इत्तेफाक से ज्यादातर हमारे घर पे ही रुकते थे आकर के, जब वो इलाके का भ्रमण करके आते थे। पहले जो है ना प्राइमरी स्कूलों के SDI कहते थे उन्हें, वो होते थे। तो उन्होंने का बहुत बड़ा हाथ हमें तो हमारी एजुकेशन के ऊपर रहा है, और वो हमारे बिल्कुल ये मान के चाहिए वो मेंटर है हमारे, जो है सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों का हमारे पास सहयोग रहा कि हम इतने ऊंचे तक जाकर के अलीगढ़ यूनिवर्सिटी तक भी हमने अपनी एजुकेशन बहुत बढ़िया। प्राप्त करने मुजाहिद साहब, हम आगे बढ़ते हैं, जी। और आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो आप अभी खांटी समाजवादी के तौर पर आप जाने जाते हैं, तो आपको कौन सा समाजवादी ऐसा मिल गया जिसने आपको समाजवादी विचार से जोड़ दिया, या कौन सी किताब आपको ऐसे मिल गई जिसे पढ़ करके आप जुड़ गए, या कौन सा भाषण आपने ऐसा सुन लिया जिससे आप ये समाजवादी विचार से जुड़े? देखो, इसमें मेरी जिंदगी के कई मोड़ हैं। जब मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर गया, माइनॉरिटी करैक्टर की लड़ाई चल रही थी उस वक्त, और हम लोग जूनियर जितने थे अपने सीनियर साथियों के साथ बस में बैठ करके दिल्ली बोट क्लब पर जाकर के प्रदर्शन करते थे। सुबह बस में बैठ करके जाते थे, शाम को आ जाते थे। तो बोट क्लब पर एक बार धरना चला हुआ था। माननीय मनीराम बागड़ी जी का नाम आपने सुना होगा, ये हरियाणा से आते थे, लोकसभा सदस्य थे माननीय मनीराम बागड़ी जी। और माननीय मनीराम बागड़ी जी ये मेरे उल्लेख वालिद करना साहब, भी ये उल्लेख करना भी जरूरी है कि मनीराम बागड़ी जी वो शख्स थे जो सदन में नेता रहे और डॉक्टर लोहिया उनके सदस्य रहे। उन्होंने हाउस जी में नेता मगनलाल बागड़ी जी को बनाया था लोहिया जी ने, ये उल्लेख करना जरूरी। जी 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 बोले जी जी आगे। हाँ। तो माननीय मैं कुछ नहीं जानता था उनके बाद, मैं तो इसलिए जानता था कि मेरा ताऊ है ये, क्योंकि मेरे वालिद साहब के दोस्त थे वो। अच्छा, जब वो सांसद, हमारे घर भी उनका काफी आना जाना था। तो एक रोज हम धरने पे बैठे हुए थे, मनीराम बागड़ी जी पार्लियामेंट हाउस के सामने से, राष्ट्रपति भवन के सामने से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि ये स्कूल के लड़के क्या करने के लिए आते हैं, उनकी नजर मेरे ऊपर पड़ गई। उन्होंने मुझे बुलाया और बुला करके मेरा कान पकड़ कर ये कहने लगे, रे तुम्हें तो हमें अलीगढ़ पढ़ने के लिए भेजा था, तुम यहाँ बोट क्लब पर क्या कर रहे हो? मैंने कहा था मुझे तो पता नहीं, मेरे सीनियर हमें बस में बिठा करके लेकर के आते हैं और यहाँ आकर के नारे लगवाते हैं, शाम को हम चले जाते हैं। उन्होंने कहा ये कौन सा मामला? तो साहब आरी मोहम्मद खान और कैसर आदि जो है ना, सरदार अली साहब और ये आजम खान वगैरह, ये सब उस टोले के अंदर सब हम लोग उसी मौजूद में साथ थे। तो हमने मनीराम बागड़ी को समझा, साहब इसी तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी करैक्टर खत्म कर दिया गया है, और हम उसके लिए आते हैं यहाँ प्रदर्शन करने के लिए, और हमें कोई नेता अब तक ऐसा नहीं मिला कि जो आकर के हमारी बात सुन ले। तो पहली मर्तबा मनीराम बागड़ी जी ने कहा कि ऐसा है बेटे, तुम 3-4 आदमी तैयार हो जाओ, मैं आपको राजनारायण जी से मिलवाता हूँ और वो आपका साथ देंगे। तो माननीय मनीराम बागड़ी जी हमें 5-7 लड़कों को लेकर के मैंने राजनारायण जी के पास लेकर के, पहली भेंट हमारी थी माननीय राजनारायण जी से। और माननीय राजनारायण जी को जाकर के समझाया, समझाने के बाद उन्होंने कहा ठीक है हम तुम्हारा साथ देंगे, कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे। तो जब भी हम प्रदर्शन के लिए आते थे, माननीय राजनारायण जी जो है ना हमारे प्रदर्शन में आकर के भाषण भी करते थे, और साहब हमसे बहुत प्यार भी करते थे। उसके बाद जब ये आंदोलन चलता रहा तो माननीय राजनारायण जी से मेरा काफी नजदीक का मामला चला गया बातचीत में, क्योंकि मनीराम बागड़ी जी ने उन्हें बताया कि ये मेरे भतीजे हैं, ये मेरे ये है वो है। तो राजनारायण जी ने भी मुझे उसी तरीके से डील किया। तो 73 के अंदर राजनारायण जी ने हमें एक प्रस्ताव दिया कि तुम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर एक युवजन सभा की इकाई का दफ्तर खोलो और तुम सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ने का काम करो। तब तक हम ABCD सोशलिस्ट पार्टी की नहीं जानते थे। तो सबसे पहले हमने 73 के अंदर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शमशाद मार्केट में एक मकान किराए पर लेकर के एक SYS का बोर्ड लगा दिया वहां पर, और उन्होंने मुझे सेक्रेटरी बना दिया।
और उन्होंने कुछ मुझे किताबें दी पढ़ने के लिए कि लोग जरा इनको भी पढ़ते रहना, कोर्स के साथ साथ अपना कोर्स तो मत छोड़ देना, लेकिन इनको भी देखते रहना। तो तब से हम राजनैन जी के सानिध्य में जाने के बाद एक तो हमें राजनैन जी से 3-4 चीजें जो सीखने को मिली। राजनैन जी से हमें सीखने को यह मिली कि जुल्म जहां होता हुआ देखते हो वहां खड़े होकर के उसका विरोध करो। अगर कहीं रक्षा पे जाते हुए कोई जुल्म हो रहा है तो आप वहां पर एट द स्पॉट वहीं पर उसका मुकाबला करो, चाहे भी जिस भी हालत में हो, तुम किसी भी हालत में हो, किसी भी इमरजेंसी में हो, लेकिन जुल्म को होते हुए देखते हुए आपको उसको छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। ये राजनैन जी ने हमें देने का काम किया। इसी बीच में हमें राजनैन जी ने चुनाव लड़ा, उसका 71 का। हम बहुत से लड़के इकट्ठा होकर के राजनैन जी को चुनाव लड़ाने के लिए चले गए रायबरेली। पहला हमारा यानी निकलना था, और जाने के बाद वहां पर माननीय रामचंद्र दास जी से हमारी भेंट होती है। माननीय रामचंद्र दास जी मेरे ही जिले के रहने वाले थे, मैं जानता नहीं था माननीय रामचंद्र दास जी, लेकिन माननीय रामचंद्र दास जी वहां बैठे हुए दफ्तर के अंदर एक डेस्क आगे रखी थी और मुंशी का काम कर रहे थे, जिस तरीके से वोटर लिस्ट का, इसका उसका। उन्होंने पूछा कहाँ से है, मैंने कहा साहब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आए। जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम सुना तो उन्होंने हमें शहर और 1-2 दूसरे कस्बों में हमें उन्होंने लगा दिया। हम लगभग कोई 60-70 के करीब लड़के थे उस वक्त पर जो वहां पहुंचे थे। यहां से हमारी शुरुआत होती टर्न, और हमने राजनैन जी का चुनाव जो 70-71 का था उसमें बड़ी मजबूती के साथ वहां अपनी बात रखना शुरू किया। हमसे बोलना भी आ गया, हमसे बात रखनी भी आ गई, हमसे सारी चीजें भी वो भी हमने सीखने का काम किया, जो भी कुछ हमसे उस वक्त पर हो पाया। हम सुबह ही अपना शेरवानी डांटते थे, और शेरवानी डांटने के बाद वो काली टोपी लगाई शेरवानी के ऊपर, और साहब हम तो अपना निकल जाते थे मांगने के लिए वोटों से, साहब इंदिरा जी ने यूं किया, इंदिरा जी ने यूं किया, फलाना किया, ये किया, वो किया, और राजनैन जी के लिए हम उसके सुने। यहां से हमारी शुरुआत होती है राजनीति। उसके बाद चलते चलते हम और उनके सानिध्य में जाने के बाद अब चुनाव आता है एक 74 का। 74 के चुनाव के अंदर हमने कोई ज्यादा चुनाव का उस वक्त पर उतना तजुर्बा नहीं था, सिर्फ एक ही चुनाव हमने लड़वाया था ये। तो हमने आरिफ मोहम्मद खां को चुनाव लड़ा दिया है अनूप शहर से, और लड़ा दिया वो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जिसकी जो नेता थी वो क्या नाम आपका, राजमाता जयपुर गायत्री देवी जी, वो उसकी नेता थी। तो साहब हम जो है पहली मर्तबा किसी और दूसरे नेता के सानिध्य में गए। हमने गायत्री देवी माने महारानी जी का प्रोग्राम रखवा दिया वहां, और उस पर करते करते हुआ अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उस वक्त संजय गांधी का दौर था। संजय गांधी जबरदस्ती करते थे, जिस भी काम को करते थे वो बिल्कुल इस तरीके का शख्स था। हमने ये देखा है कि जो वो ठान लेते थे उसे करके रहते थे। उसने ऐलान किया कि साहब मैं तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाऊंगा। हमने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट यूनियन के लोगों ने बाइकाट कर रखा था आपके कांग्रेस पार्टी का, क्या हम कांग्रेस के किसी भी नेता को यूनिवर्सिटी में नहीं घुसने देंगे। अब संजय गांधी जबरदस्ती घुसने लगा, तो मैंने एक जत्थे को लीड करते हुए संजय गांधी का विरोध किया और उसको यूनिवर्सिटी में नहीं घुसने दिया। जब यूनिवर्सिटी में नहीं घुसने दिया तो वो वापस पहली मर्तबा किसी मुहिम से वापस हुए हैं पुलिस लाइन से, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी उसके क्या नाम है डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ की। हमने उसको नहीं आने दिया, कांग्रेस को बाइकआउट। इसी बीच में हमने चौधरी चरण सिंह जी का प्रोग्राम रखा कि भाई चौधरी चरण सिंह जी, क्योंकि राजनाथ जी ने हमें नाम सुझाया था चौधरी चरण सिंह जी का, कि भाई हमने बड़ा भारी यूनिवर्सिटी के अंदर उनका स्वागत किया फूलों से। मैं उसका एक अलग ही अंदाज होता है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर किसी नेता के स्वागत करने का। हमने उनको दो इशू दिए, एक उर्दू का और एक माइनॉरिटी करेक्टर का, लेकिन चौधरी साहब ने हमें उन दोनों में निराश किया। मैं बताना नहीं चाहता हूं कि क्या उन्होंने उस वक्त पर शब्द जो इस्तेमाल किए, लेकिन हमें उन्होंने निराश किया। होते होते इमरजेंसी लग जाती है जनाब। इमरजेंसी लगने के बाद साहब पुलिस ने हमें ढूंढना शुरू कर दिया कि कौन कौन थे ये लोग। उसमें एक आरिफ मोहम्मद खां थे, एक ये क्या नाम आपके ये खान साहब थे, और साहब आपका जैड के फैजान थे, आपका कैसर महमूद वगैरह, हम सब लोग जो थे उसी उसमें। अब जब ढूंढना शुरू कर दिया, हमने सोचा ये पुलिस हमें क्यों ढूंढ रही भाई। जब हमें पता चला तो एक रोज रात में मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, मेरे कमरे पे जो है ना छापा पड़ गया, पुलिस घुस गई हॉस्टल के अंदर। हमें थोड़ा बहुत शिकार का भी शौक रखते थे, तो उसमें उन्होंने वो .22 के जो थे जो कार्टेज
शिकार के लिए जाने के लिए, तो वो 4-5 मिल गए वहां से। 4-5 मिलने के बाद जो है ना उन्होंने फिर हमारे खिलाफ पूरी एक कुछ, हमने सोचा भाई गिरफ्तार तो होना ही होना है क्योंकि राजनारायण जी के चेले थे। हमने तो तुरंत ही अपने 10-15 लोगों को अपने साथ किया और साहब नारेबाजी करते हुए यूनिवर्सिटी की सड़कों से निकल करके हम तो नारेबाजी करते तस्वीर महल पर पहुंच गए। अब जब तस्वीर महल लास्ट था शहर की यूनिवर्सिटी की, तो तस्वीर महल पर पुलिस ने हमें गिरफ्तार कर, और गिरफ्तार करने के बाद साहब हमें जेल में भेज दिया। जेल में भेजने के बाद आज यहाँ है, कल फतेहपुर है, वहां नैनी है, पूरा स्टूडेंट को जितना भी। इस बीच में हमारे बनारस यूनिवर्सिटी के लोगों से भी मुलाकात हुई। हमारे जो जनसंघ के साथी थे, सीनियर साथी थे, उनसे भी हमारी जेलों में मुलाकात हुई। लालजी टंडन है और दूसरे लोग हैं, ये सब लोग थे। अच्छा, नेताजी जो है गिरफ्तार हो गए थे, चले गए थे। तो लास्ट में आने के बाद बहुगुणा जी के समय में बड़ी दिक्कतें जेलों के अंदर रही हैं, तमाम जितने उस वक्त के लोग थे। लेकिन लास्ट में आने के जब नारायण तिवारी जी आए, सोशलिस्ट पृष्ठभूमि के थे, तो साहब उन्होंने जो सहूलियतें देने का काम किया, तो तब हमें कुछ चैन और सुकून पड़ा है जेल के अंदर। तो ये इस तरीके का सफर हमारा राजनीतिक शुरू हो गया। हम बजाय हमारे घर वालों ने हमें पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए एक अच्छा मैं कहीं अधिकारी बनेंगे या कुछ और बनेंगे, तो साहब वो ना बन करके हम बर्बादी की तरफ चले गए। एक बार ऐसा हुआ कि जब 77 का मामला आपकी बर्बादी के बारे में डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी आपसे बात करेंगे। आप अभी जो कह रहे हैं वो बात पूरी कर लीजिए, इसके बाद में डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी आपकी बर्बादी की कहानी जो है वो आपसे जानेंगे। जी, आप बात कंप्लीट कर लीजिए। इमरजेंसी के अंदर जो है ना, उसमें होने के बाद जो है हमारी बहुत लोगों से बहुत के उसमें गए। लास्ट में हम फिर एक जेल में इकट्ठा हो गए नेताजी के साथ। तो नेताजी ने कहा, अरे भाई तुम भी कहीं से मरा करके आ लिए, तुमने कहाँ से गया? मैंने कहा नेताजी आपका भी पता नहीं रहा, हमें भी नहीं पता रहा। फिर हमें लखनऊ जब हम जिला जेल के अंदर थे, तो हमें डॉक्टर हलीम साहब मिले। डॉक्टर हलीम साहब भी समाजवादी पृष्ठभूमि के थे और बहुत से साथी उनके हमें वहां पर मिलने का काम हुआ। फिर हमें अर्जुन सिंह भदौरिया जी मिले। अर्जुन सिंह भदौरिया जगह कैप्टन अब्बास अली साहब मिले, रियासत साहब मिले। हमें ये जो पूरी एक टीम थी जो हमारे सीनियर नेताओं की थी, ये सारे मिलने के बाद अब इसी बीच का एक इंस्टेंस मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे वालिद साहब को 5-6 महीने के बाद पता चला कि भाई वो जब ईद पे नहीं आया, बकरा ईद पे नहीं आया, तो है कहाँ ये? तो भाई मेरा छोटा भाई मेरे साथ था वहां अलीगढ़ के अंदर, नवाब था, उनका इंतकाल हो गया अभी कोरोना काल के अंदर, वो मेरे साथ ही रहा है। उन्होंने कहा जी वो तो जेल में है। तो मेरे वालिद साहब को बड़ी चिंता हुई। वो चौधरी यशपाल सिंह जी हमारे यहाँ एक बहुत बड़े नेता हुए हैं, गुजर नेता जनाब चौधरी यशपाल सिंह, और वो मिनिस्टर रहे हैं कांग्रेस सरकार में, बड़े पदों पर रहे हैं, राजस्व मंत्री भी रहे हैं, आबकारी मंत्री भी रहे हैं और बहुत से तमाम उसमें। तो चौधरी यशपाल सिंह जी उनके मित्र थे वालिद साहब के। वो उन्होंने लेकर के लखनऊ गए। लखनऊ से जो है ना उन्होंने पता चला कि साहब जिला जेल में यही है लखनऊ में। तो उस वक्त पर वो चल रहा था, वो जो सर्टिफिकेट एक वो परफॉर्मा छपा हुआ था माफीनामे का। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला ये है कि मेरे वालिद साहब चौधरी यशपाल सिंह जी मिनिस्टर होते हुए जब वो जेल गए तो बड़े फाटक खुल गए। तो वहां मेरा रुतबा ये हुआ कि भाई कोई बड़ा आदमी मुजाहिर राणा से मिलने के लिए आया है, और साहब उसके लिए पूरे फाटक खुल गए। अब जाने के बाद उन्होंने कहा, पूछा अब ये है वो है, कुछ वालिद साहब नाराज हुए, कुछ मेरे कानन थे, कुछ मुझे बहुत बुरा भला कहा, साले तुमको पढ़ने के लिए भेजा था, तुम्हें बर्बाद होने के लिए नहीं भेजा था, और तुम पढ़ते वहां ये कहाँ हो, लो इस पे दस्तखत कर दो। तो मैंने वो परफॉर्मा लिया, परफॉर्मा लेकर के मैंने पढ़ा, तो माफीनामा था कि साहब मेरे से जो गलती हुई उसको माफ कर दो और मैं साहब माफी चाहता हूं और साहब मुझे छोड़ दिया जाए। मैंने अपने वालिद साहब से कहा मैं इस पर दस्तखत नहीं करूंगा। वो बोले क्यों नहीं करोगे तुम दस्तखत? मैंने कहा जी कल को आपके ऊपर एक कलंक लगेगा कि मुल्की का लड़का माफी मांग करके जेल से बाहर निकला, आप बताओ इसे बर्दाश्त करोगे क्या? ये 2 महीने में छोड़ देंगे, 6 महीने में छोड़ देंगे, 6 साल में छोड़ देंगे, मेरा यहाँ कुछ नहीं बिगड़ना। तो इत्तेफाक से उस वक्त पर नेताजी वहीं जेल में थे। मैंने उनकी भी भेंट कराई, नेताजी की भी। उनसे मैंने बताया, मैंने कहा साहब मनीराम बागड़ी जी का भी जिक्र वहां भी आया, वालिद साहब ने बताया मेरे दोस्त है, मेरे साथी, आना जाना है, सारी चीजें। तो साहब वो मायूस होकर के वहां से मैंने दस्तखत नहीं किए, तो वापस चलिए। वापस चलने के बाद जो है ना उन्हें आकर के घर पे कहा, ऐसे हाथी सारे को मैं घर से बाहर निकाल दूंगा, मैं यूं कर दूंगा, मैं फला कर दूंगा, भाइयों से कहा आकर के। अब साहब हम जो है फिर
अब सभी लोग कुछ माफी मांग करके आए, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़े बड़े नेताओं ने उस फार्म के ऊपर दस्तखत किए और दस्तखत करने के बाद जेल से बाहर आने का काम हुआ। लेकिन हम जिद्दी आदमी वो थे कि साहब हमें नहीं। एक कहानी और मैं बताना चाहता हूँ आपसे, एक जो है जी, आप मुझे पहले आपको सलूट जरूर कर दें कि आपने माफीनामा जो है उसको आपने खारिज कर दिया। तो आजकल तो माफीनामा वाले राज चला रहे हैं लखनऊ में और दिल्ली में, तो इसलिए इसका जो है बहुत बड़ा जी मतलब है। हाँ, कम से कम बड़ा ठीक है, इतिहास है। हमारे दर्शकों को भी ये जानना चाहिए कि जो लोग इस आंदोलन में जुड़े हैं वो किस किस्म जी के लोग हैं। जी, आगे कंटिन्यू कीजिए मदाई साहब। तो मैं एक और बताना चाहता हूँ। मैंने अदालत में पूछ लिया साहब मेरे खिलाफ चार्ज क्या है, मुझे जो जेल में बंद किया हुआ है मुझे ये बताया जाए कि मेरे खिलाफ चार्ज क्या है। तो साहब वो चार्ज जो उन्हें बताया कि साहब आपके खिलाफ चार्ज है कि आप नरोरा पावर हाउस पर बम लगाने की कोशिश कर रहे थे, उसको उड़ाने की कोशिश में थे आप, नरोरा पावर हाउस को। हमने कहा भाई फिर तो हम बड़े आदमी हैं, अब हम छोटे आदमी नहीं रहे कि हम किसी की जेब कतरी में या किसी की साहब लूट में या रिक्शा वाले के चाटा मारने के बाद जेल के अंदर आए। तो मेरे साथ एक बूढ़ा था मुस्लिम लीग का, उसकी उम्र होगी लगभग उस वक्त 60-62 साल के करीब। वो मुझसे कहने का बेटा मेरा भी जरा चार्ज आप देख लेना क्या है, मुझे भी बताओ क्या करना है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा साहब जरा इनका भी बता। तो उनका मैं बता रहा हूँ, उनके उनके ऊपर था उसकी 62 साल 63 साल की उम्र के साहब ये खंबे पर पोल पर चढ़ करके तार काटने की कोशिश कर रहे थे। 62 साल का व्यक्ति पोल के ऊपर चढ़ करके तार काटने की कोशिश कर रहे थे, और जो सामान था उसका जो उस पर रिकवर दिखाया था वो एक तो वो फट्टा जो उस पर लगा करके जिसपे बैठ करके आराम से फ्यूज जोड़ते हैं, एक तो वो फट्टा था जो नीचे लगा करके बैठते हैं, और उसके पास एक कैंची थी, एक प्लास था। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा चचा आप तो बहुत बड़े कलंदर हो, बुढ़ापे में 60 साल में भी आप तार काटने का काम करते हैं। तो बड़े इस तरीके की हंसी और तमाम पूरी उस पर होने लगी मामले का। होते होते साहब इमरजेंसी का मामला खत्म होने के आ गया, तो हमें चुनाव डिक्लेयर हो गया। अब चुनाव डिक्लेयर होने के बाद हमने सोचा, मैंने कहा भाई बाहर निकलेंगे, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ूंगा चल करके। नकुड़ विधानसभा हुआ करती थी उस वक्त पर। इत्तेफाक की बात, रामचंद्र दास जी बहुत बड़े नेता थे, पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन थे उस वक्त पर, जो टिकट बांट रहे थे, तो वो भी वहीं से लड़ने के लिए इच्छुक थे। जब मैंने फार्म भर करके मैं ले गया, तो मैंने कहा ताऊ जी मैं नकुड़ से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे एक बहुत मोटी गाली दी, क्योंकि वो रिश्ते में मेरे वाली साहब के बड़े भाई लगते थे। तो उन्होंने मुझे बहुत बड़ी गाली दी, बहुत मोटी। अरे कहा कि तुम साला यू लड़ेगा यहाँ से आकर नकुड़, नकुड़ से तो मैं चुनाव लड़ूंगा। मैंने कहा ताऊ जी आप सरसावे से चुनाव लड़ लो, मैं नकुड़ से। बम ताऊ भतीजा दोनों नकुड़ सरसावा से करते करते मैंने उठा करके फार्म फाड़ करके फेंक दिया, मैं चुनाव लड़ता ही नहीं। और मैंने कहा ताऊ जी जब आप जीत करके जाएंगे तब दुनिया देखेगी। तो इत्तेफाक से यह इतना बदकिस्मत था व्यक्ति का 77 में सारे जीत गए और रामचंद्र दास जी हार गए, चौधरी यशपाल सिंह जी जीत गए। तो कहने लगे भाई ये कौन सा मामला हुआ। मैंने कहा आप बड़े नेता थे, अगर आप मुझे लड़ा देते मेरी भी जिंदगी बन जाती। तो साहब वो एक्सीडेंट होते 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 आज तक हम उसी जगह खड़े जहां 77 में खड़े थे। और फिर एक और जी, बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। 77 के बाद के, जी जी, 77 के बाद का एक जो पूरी एक चर्चा है डॉक्टर साहब करेंगे, डॉक्टर प्रकाश तिवारी जी। डॉक्टर साहब नहीं, मैं कंटिन्यू करिए आप। एक और बहुत एक छोटी सी बात बता करके अपनी उसकी। ऐसा हुआ कि फिर जी मुख्यमंत्री जी का जरूर। मामला हुआ, तो बहुत से हमारे साथी जो क्या नाम पुरानी कांग्रेस वाले लोग थे, वो एक माननीय हमारे बहुत ही अच्छे नेता सत्यप्रकाश मालवीय जी हुआ करते थे। तो सत्यप्रकाश मालवीय जी को वो मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। अब उन्होंने हमें तो पूछा नहीं, हमारे जैसे जो हम लोग थे इस तरीके के। अब उन्होंने सत्यप्रकाश मालवीय जी के पोस्टर चिपका दिए पूरे लखनऊ में। अब हमने देखा, दिमाग में लगाया, बचपना था उसके अंदर, हमने कहा भाई ये तो कोई बात नहीं हुई। हमने नेताजी से संपर्क किया, नेताजी थे दिल्ली में। नेताजी ने कहा वो पोस्टर लेकर के आओ तुम दिल्ली। तो साहब हम सत्यप्रकाश बाल जी के पोस्टर लाद करके बांध करके एक गट्ठर और दिल्ली लेकर के चले गए।
अब नेताजी हमें लेकर के उन पोस्टरों को लेकर के चौधरी चरण सिंह जी के यहाँ चले गए। अब चौधरी चरण सिंह जी को जाकर के बता देखे साहब आपसे पूछा भी नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, साहब ये है, कोई कुछ नहीं, साहब मुख्यमंत्री घोषित कर दिया और साहब जो है पिछड़ी जाति का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अब चौधरी साहब ने कहा हाँ ये तो बात है, पिछड़ी जाति का मुख्यमंत्री लाओ ढूंढ करके। तो इत्तेफाक से यूपी निवास में रामनरेश यादव जी मिल गए नेताजी, और हम एक एम्बेसडर गाड़ी थी उसमें बैठ के गए, तो रामनरेश यादव जी को तुरंत उसने गाड़ी में रखा, बिठाया और साहब चौधरी साहब के और चौधरी साहब ने जाती रामनरेश यादव जी की जो तारीफ की आदरणीय नेताजी ने, राजनारायण जी ने, ईमानदार है, ये है, वो है, और साहब आपका भक्त है, आपका पैर छूता है, आपका ये करता, तो साहब उनका जो है मुख्यमंत्री घोषणा कर दी। अब मुख्यमंत्री घोषणा करने के बाद हमसे कहा जाओ तुम तैयारी करो, हमने भी टटाटट पोस्टर छपवा करके हमने भी लखनऊ छाप दिया जाकर के माननीय रामनरेश यादव जी के उसमें। तो साहब पहला मुख्यमंत्री माननीय रामनरेश यादव जी बन गए। साहब हमारी भी बल्ले बल्ले ही होगी। हमने सोचा, मैंने कहा कुछ बनाओगे हमें भाई, एमएलसी बना देंगे या कहीं राज्यसभा में भेज देंगे, हम तो इंतजारी करते रहे। उन्होंने हमें कहा भाई हम तुम्हें एक निगम का उसका कमेटी का चेयरमैन बना रहे थे, तो साहब उन्होंने हमें वन कमेटी का चेयरमैन बना दिया, रामचंद्र दास जी को उपभोक्ता का चेयरमैन बना दिया। अब हमने सोचा ये वन कमेटी क्या चीज होती भाई, इसको भी देखना पड़ेगा कुछ ना कुछ। हमने फिर उधर से घूमने के बाद देखा कि ये तो वनों में हमारे तो बहुत से लोग हैं बिरादरी के भाई, उनके लिए हम कुछ करेंगे यहाँ। तो हमने पहली मर्तबा 512 पक्के मकान सरकार की तरफ से बनवा करके, ये पथरी गांव हरिद्वार के पास पड़ता है, वहां पर लोगों को 512 परिवारों को ला करके उसमें बसा दिया। तो हमारे पहले कार्यकाल के अंदर तो ये हुआ, और जनता पार्टी जो है टूटी फूटी जिस तरीके से हुई वो सब आपके सामने है। उसमें क्या क्या हुआ, हमारे अरमानों पर कैसे कैसे पानी फिरा है। तो साहब हम तो तब से उसी नौकरी पे काम कर रहे हैं जिस नौकरी पे हमने तिवारी जी के साथ अब जो उसको गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। आप तिवारी जी आप अपना प्रश्न करें। जी जी जी। अच्छा मुजाहिर साहब, आपकी बातों से और ये धारणा समाजवादियों के बारे में कि जब वो सत्ता में आते हैं तो आपस में ही टूट फूट करके सत्ता से बाहर जाने का अपना जुगाड़ करते हैं, और जब सत्ता के बाहर रहते हैं तब वो आंदोलन करते हैं, और उसकी पृष्ठभूमि को आपने बहुत अच्छी तरह समझाया है। तो ये जो आपके समाजवादी आंदोलन का और जो आपका उसके आगे आपकी यात्रा कैसे रही ये सांगठनिक? माननीय तिवारी जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आदर और सम्मान के योग्य माननीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने एक बात कही थी, टूटो या सुधरो। तो सुधरने की भाषा तो या वो शब्द तो हमारे कानों में नहीं पड़े जितने हम समाजवादी, छोटे से लेकर के और बड़े तक, के माननीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा सुधरो, तो वो सुधरो का तो हमें ना तो डेफिनेशन का पता है कि कैसे सुधरे, ना हमें ये पता है कि हम किस तरीके से कौन सा रास्ता है सुधरने का। हमने तो एक क्लू पकड़ लिया टूटने का। जब हम पैदल होते हैं तब हम बहुत अच्छे वक्ता भी होते हैं, नेता भी होते हैं, पॉलिसी मेकर भी होते हैं, हम देश के शुभ चिंतक भी होते हैं, देश के लिए काम भी करना चाहते हैं, सारी चीजें करना चाहते हैं। लेकिन इत्तेफाकी और बदकिस्मती है कि जब हम सत्ता में आ जाते हैं, सत्ता में आने के बाद हम कोई वर्कर नहीं रहता, कार्यकर्ता नहीं रहता। इसीलिए मेरे जैसा आदमी व्यक्ति जो है पिछड़ करके रह जाता है। हम जो है टूटने पर ज्यादा विश्वास रखते हैं, जोड़ने पर कम विश्वास रखते हैं। एक बात तो है, दूसरी बात यह है मुजाहिर साहब जी जनाब, मुजाहिर साहब मैं माफी चाह के निकलना चाहता हूं, लेकिन मैं इस पे थोड़ी सी टिप्पणी करके जाना चाहता हूं। जिस समाजवादी पार्टी के आप नेता हैं, उसने 3 बार सरकारें बनाई, 3 बार नेताजी मुख्यमंत्री बने और 1 बार अखिलेश जी बने, और समाजवादी पार्टी के अंदर कभी पार्टी के स्तर की टूट नहीं हुई है। तो ये पुराने जमाने की कहावत है या पुराना अनुभव हो सकता है, लेकिन 92 के बाद में है ना, इस पार्टी के अंदर जो है कोई ऐसी बड़ी टूट नहीं हुई है जिसका उल्लेख किया जाए। तो हम लोग जो है सेल्फ क्रिटिसिज्म के अंदर जो है वो इतने ज्यादा डूबे रहते हैं कि हम ही कह रहे हैं अरे भाई सुधरते भी जा रहे हैं। सुधरे अगर नहीं होते तो 3-3 कार्यकाल नेताजी ने पूरे नहीं किए होते, अखिलेश जी ने पूरे नहीं किए होते। बस मैं केवल एक फैक्ट मैंने रख दिया, आप आगे कंटिन्यू करिए अपनी बात प्लीज। अभी 89 तक मैं पहुंचा नहीं हूँ, 89 के बाद से समाजवादी और उससे पहले की समाजवादी पे हूँ मैं अभी।
89 वाली पे मैं अभी जाऊंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल 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 बिल्कुल, करिए करिए, कंटिन्यू करिए हाँ, प्लीज। अभी तिवारी जी से चर्चा कर लेता हूँ मैं। जी सर, जी सर, जी हाँ, जी मतलब तिवारी। आप कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद, उसके पहले देखिए मुजाहिर साहब, आपकी जो वेदना है, समाजवादी आंदोलन तो पूरे देश के पैमाने पर, राष्ट्रीय पैमाने पर है। आपकी चिंता शायद उस पर है कि देश के पैमाने पर इतना मजबूत आंदोलन रहने के बाद भी समाजवादी लोग एकजुट अगर अगर एक साथ हुए होते तो शायद देश में राष्ट्रीय स्तर पर यह विकल्प दे पाए होते। हर प्रांतों में लोग अलग अलग तरीके से समाजवादी पार्टी को लेकर के, समाजवादी दर्शन को लेकर के आंदोलन चलाए, पार्टियां किए, पार्टी मजबूत भी रही। और आज की तारीख में भी देश के पैमाने पर समाजवादी आंदोलन, मतलब हम तो ये वामपंथी आंदोलन को भी अपना समाजवादी आंदोलन का ही अंग मानता हूँ कि वो लोग वैज्ञानिक समाजवादी हैं। वैज्ञानिक समाजवादी हुए, गांधीवादी समाजवादी हुए, राष्ट्रीय समाजवादी हुए, लोकतांत्रिक समाजवादी हुए। समाजवाद का परिभाषा करते करते इतना खंड दरखंड लोगों ने कर दिया कि समाजवादी एकजुटता की बात ही नहीं हो पा रही है। तो उस समय की तो जो भी स्थिति परिस्थिति रही अपना रही। लेकिन अगर हम मुलायम सिंह यादव की अगर हम चर्चा करें, अभी उनको 10 तारीख को उनकी पुण्यतिथि थी, मुलायम सिंह यादव की अगर हम चर्चा करें तो आज की तारीख में देश में एकमात्र ऐसी पार्टी है या ऐसा नेता है जो समाजवादी शब्द को अपने साथ रख करके और उसका झंडा गाड़ करके और उसने ये समाजवादी पार्टी की स्थापना की। और समाजवादी पार्टी जब से वो बनाए हैं 89 में, तब से लेकर के लगातार चल रहे हैं। और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के गठन में और उस आंदोलन को और समाजवादी पार्टी को मजबूत करने में उन्होंने सबकी मदद ली है, सबका सहयोग लिया है, वामपंथी पार्टियों का भी मदद लिया है, सहयोग लिया है। तो आज की तारीख में जब हम इंडिया गठबंधन के तहत, एक जमाना था कि कांग्रेस के विरोध में सारे लोगों को इकट्ठा किया गया और कांग्रेस को यहाँ बाहर किया गया, कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दे करके। और उसी नारा का शायद आज की तारीख में स्थिति ये है कि ऐसे लोग सामने आ गए हैं, ऐसा भस्मासुर सामने आ गया है कि अब उससे लड़ने के लिए हम सबको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस को भी उसमें हम शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुलायम सिंह यादव एक ऐसा आदमी निकला जो समाजवादी पार्टी की स्थापना किए और उसको मजबूती के लिए समाजवादी लोगों को इकट्ठा करना, समाजवादी आंदोलन को इकट्ठा करना। तो इस संदर्भ में आपका कैसे क्या अनुभव रहा, ये समाजवादी पार्टी की स्थापना, और उससे आपका जुड़ाव कैसे रहा? देखो मान्य तिवारी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां तक मुलायम सिंह जी का संबंध है, ताल्लुक है 68 से लेकर के, जब आप एक अध्यापक हुआ करते थे और उनके राजनीतिक गुरु ने उनको राजनीति की तरफ उतारने का काम शुरू किया, तो उन्होंने 68 से लेकर के उससे पहले भी वो एक संघर्ष से निकले हुए नेता थे। वो उस जड़ को जानते थे, जो बीमार है उस जड़ का क्या इलाज किया जाए। माननीय मुलायम सिंह जी नीचे से लेकर के जो ऊपर तक आए हैं, वो एक ऐसा नहीं है कि वो किसी के बनाए हुए आगे या एकदम चढ़ करके उस पर आगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ 77 में कोऑपरेटिव मिनिस्टर थे माननीय मुलायम सिंह जी। कोऑपरेटिव अपने विभाग को उन्होंने वो आयाम देने का काम किया जो कोऑपरेटिव मर्त प्राय हो चुका था, खत्म हो चुका था। कोऑपरेटिव को फिर जिंदा करके उन्होंने संघर्ष करके कोऑपरेटिव को जिंदा करने का काम उत्तर प्रदेश के अंदर करने का काम किया। और वो भी चौधरी चरण सिंह जी के सानिध्य में रह करके उन्होंने राजनीति को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन मैं उन सारी चीजों से आगे जाकर के माने मुलायम सिंह के खिलाफ भी षड्यंत्र करने में लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। 89 का चुनाव देखो आपके सामने, और 89 के चुनाव के अंदर जिस जिस तरीके से षड्यंत्र किया गया और उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने के जो आगे आगे लोग आए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, एक उन्हीं के गुरु का एक बेटा आकर के खड़ा हो गया मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ रहे। मेरे जैसे लोगों ने उनको बहुत समझाने की कोशिश करी कि मान्यवर आप सिर्फ कैबिनेट बनवा दीजिए, लेकिन मुख्यमंत्री के का चुनाव मत करवाइए। मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए माननीय मुलायम सिंह जी ने जिस तरीके का संघर्ष किया, उनका एक चेहरा था उत्तर प्रदेश के अंदर एक मुख्यमंत्री का, उस चेहरे के ऊपर 89 के अंदर लोग जीत करके आए, चाहे वीपी सिंह जी के लोग जीत करके आए हों, चाहे आपका अजीत सिंह जी के जीत करके आए या किसी उसके ऊपर जीत करके आए। लेकिन कुछ लोगों ने कसम खाई थी कि हम 89 के अंदर माननीय मुलायम सिंह जी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। और जो हाउस के अंदर
जहां पर मुख्यमंत्री का चुनाव हो रहा था, मैं समझता हूं मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी वो चुनाव था जिस तरीके का वो चुनाव हुआ है। जितना घसमकस और जितना संघर्ष उस चुनाव के अंदर था, जाहिर सी बात माननीय मुलायम सिंह जी ने टिकट भी अपने उस हिसाब से बांटने का काम किया था। माननीय वीपी सिंह जी ने भी उनका साथ देने का काम किया कि जो उनके 40 या जितने लोग जीत करके आए थे, उन्होंने माननीय मुलायम सिंह जी का साथ देने का काम किया। और अपने मंत्रिमंडल काल के अंदर उन्होंने जिस तरीके से छोटे आदमी को, छोटे कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम किया, तो उनके अनुयायी उतने मजबूत होते चले गए, क्योंकि राजनीतिक आदमी जो नेता होता है, जब वो अपने कार्यकर्ताओं को पूछने का काम करता है, तो मेरा तो बड़ा खट्टा मीठा अनुभव माननीय मुलायम सिंह जी के साथ भी रहा है। अब ये सरकार टूटती है, 90 में माननीय चंद्रशेखर जी को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल गया। माननीय चंद्रशेखर जी, मैं उस वक्त भी पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हुआ करता था। माननीय चंद्रशेखर जी से मेरा बहुत लगाव 83 की पदयात्रा से हुआ था। जो भारत यात्रा पहली मर्तबा महात्मा गांधी की यात्रा के बाद अगर आजाद भारत में कोई बड़ी यात्रा हुई है तो माननीय चंद्रशेखर जी के नेतृत्व के अंदर हुई है। और उस यात्रा में मैं पहले दिन कन्याकुमारी से जब चलने का काम हुआ था, वहां से और आखिर तक उस यात्रा में साथ रहा हूं। बड़ा उनके नजदीक गया, उनके सानिध्य में जाने का भी काम किया। अब जब वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो हमने सोचा कि भाई अब कोई ना कोई काम इस तरीके का लिया जाना चाहिए। तो माननीय चंद्रशेखर जी जब शपथ ग्रहण करने के बाद भौंडसी आश्रम में गए, तो भौंडसी आश्रम में जाने के बाद सब मेहमानों को विदा करने के बाद रात के 11 साढ़े 11 के करीब बजे थे, उन्होंने हमें बुलवा करके कहा, भाई ऐसा है, सरकार तो बहुत कम समय में चलेगी, टूट फूट होने वाली है इसमें भी, तो कुछ ऐसा काम बताओ जिसमें कर जाओ। तो मेरे दिमाग में एकदम तुरंत आया कि एक लड़ाई हम लड़ रहे थे घुमंतू गुजरों की, क्योंकि बिरादरी की तरफ भी जब पेड़ अपनी ओर गिरता है, तो मैंने उनको कह दिया कि साहब आप हिमाचल प्रदेश और जे&के के गुजर, जो घुमंतू गुजर है, उनको आप एसटी का दर्जा दे दीजिए, हमेशा हमेशा के लिए वो आपको याद करते रहेंगे, क्योंकि उस वक्त पर ये पढ़े लिखे लोग तो थे नहीं। तो माननीय चंद्रशेखर जी ने अपनी पहली मीटिंग के अंदर पहले एजेंडे पर, पहले फर्स्ट जो उनका एजेंडा था, उस पर हिमाचल प्रदेश और जे&के के घुमंतुओं को एसटी का दर्जा देने का काम कर दिया। उसके बाद ये जो है 91 का चुनाव आ जाता है। 91 के चुनाव के अंदर मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिला। मुझे 80 में, 84 में, 91 में चुनाव लड़ने का मौका मिला। उस चुनाव के बाद हमारा कार्यालय हुआ करता था बारादरी के सामने वाला, जो पुराना कांग्रेस का कार्यालय था। तब भी मैं जनरल सेक्रेटरी था, उसी में मैं रुकता भी वही था और मैं बैठता भी वही था उसी के अंदर। उसके बाद जो है फिर माननीय नेताजी का संदेश आता है, मेरे ख्याल में ये 1992 की बात है, कि जब उनका संदेश आया कि भाई हम समाजवादी पार्टी बनाना चाहते हैं और समाजवादी पार्टी में आपका क्या रहेगा। मैंने कहा मैं पूछ करके तब बताता हूँ आपको। मैंने माननीय चंद्रशेखर जी को फोन लगाया और फोन लगाने के बाद मैंने कहा साहब इस तरीके से माननीय मुलायम सिंह जी समाजवादी पार्टी बनाना चाहते हैं और मेरी इच्छा है कि मैं उनके साथ जुड़ जाऊं। तो देखो कितनी बड़ी सोच के लोग थे, उन्होंने एक अक्षर भी गवाए ये नहीं कहा। उन्होंने तुरंत कहा कि नहीं मुजाहिद, तुम पश्चिम से आते हो और पश्चिम में हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, लिहाजा आप माननीय मुलायम सिंह जी के साथ चले जाओ और माननीय मुलायम सिंह जी के साथ जुड़ने का काम करो राजनीति के अंदर। तो जो पहली मीटिंग हुई समाजवादी पार्टी की के प्रस्थापना की, उस मीटिंग में हुई है, फिर अगली मीटिंग हुई, फिर दूसरी मीटिंग हुई। तो होने के बाद जो ना फिर ये संविधान लिखा गया। संविधान लिखने के बाद एक पार्टी का अनाउंसमेंट हुआ। तो उस वक्त पर हम 15-20 ही लोग थे जब समाजवादी पार्टी की स्थापना करने के वाले में थे। उसमें माननीय भगवती सिंह जी थे, माननीय रमाशंकर कौशिक जी थे और थे बहुत से तमाम लोग थे उसी के अंदर। माननीय कैप्टन अब्बास अली साहब थे, रियासत साहब थे। तो ये इस तरीके से सब लोग उसमें होकर के, उसके बाद 93 का चुनाव आ जाता है जो बसपा और समाजवादी पार्टी के गठबंधन का चुनाव था। उसमें भी मुझे मौका मिला चुनाव लड़ने का। सेकंड पोजीशन में रहा। चौधरी यशपाल सिंह जी, बड़ा नाम था, बड़े नेता थे। एक बड़ा नेता जो हमारे साथ से उठ करके चला था 77 से एमपी बनने के बाद, जनाब रशीद मसूद साहब। तो रशीद मसूद साहब जब भी मैंने चुनाव लड़ा तो वो मेरे खिलाफ ही रहे हैं, कभी उनके साथ रह करके मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ा। वो हमेशा दूसरे लोगों को ही चुनाव लड़वाते रहे। 89 के चुनाव के अंदर मैंने एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई अपने HR इंटर कॉलेज के अंदर।
जॉर्ज फर्नांडिस को उसको मैंने मुख्य वक्ता के रूप में बुलवाया, और सिर्फ वो थी इसलिए कि मैं अपनी जो भूमि जो था चुनाव की वो मजबूत करना चाहता था। लेकिन माननीय रशीद मसूद रामचंद्र दास जी ने मेरे बीच में से निकाल करके एक आदमी को कांग्रेस से ला करके उसका अनाउंसमेंट कर दिया। वो भी चुनाव लड़ा था 84 में, मैं भी चुनाव लड़ा था 84 में। तो मैं पीछे हट गया। भाई दो बड़े नेताओं ने किसी को अनाउंस कर दिया, वो साहब 89 के अंदर चुनाव लड़ करके एमएलए बन गया। अगर मेरा अनाउंसमेंट हो जाता तो मैं एमएलए बन जाता। 77 में मुझे मौका मिल जाता तो मैं एमएलए बन जाता, शायद मैं पीछे नहीं हटने का काम करता। इतनी में मैं हमेशा उस परिस्थिति के अंदर चुनाव लड़ा हूं जब पार्टी कमजोर परिस्थितियों में थी, जब पार्टी को अपने वजूद का सवाल था, तो मुझे मौका जो मिला है पार्टी के उस समय में चुनाव लड़ने का मौका मिला। मैं उसके बाद 89 में मुख्यमंत्री बनने के बाद आदरणीय मुलायम सिंह जी ने मुझे फिर वन निगम थमाया। हमने कहा ठीक है, आप वन निगम ही थमाइए मुझे, मैं वन निगम में से भी कुछ ना कुछ निकालूंगा। तो मैंने वन निगम का चेयरमैन होते हुए 1467 परिवारों को वनों में से निकाल के, क्योंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तब एक ही होता था, उत्तराखंड नहीं बना था। 1467 परिवारों को एक एकड़ जमीन, 600 वर्ग जमीन उनके रहने की उसी के बीच में, और उनकी कॉलोनी गैंडी खाते में बनाने का काम कर दिया। कभी आपको मौका लगेगा मैं आपको उसको दिखाने का काम करूंगा कितनी बेहतरीन चंडीगढ़ के बेस पर जो है वो कॉलोनी बनाने का काम किया। तो आदरणीय मुलायम सिंह जी ने उन दबे पिछड़े लोगों को उठाने में हमेशा साथ देने का काम किया, क्योंकि मेरे हाथ में तो सरकारी कर रही थी उस काम को। तो अच्छा मजार भाई, जी एक कहा जाता है कि समाजवादी लोग टूटते रहते हैं, परिवारवाद का इनके ऊपर आरोप लगता है, जबकि अगर हम देखें शुरुआती दिनों में भी तो खैर ठीक है, टूटना तो अलग की बात है। असली चीज है कि संघर्ष करते हैं, ये लड़ते रहते हैं, और सामाजिक आंदोलनों में संघर्ष करते करते आपस में भी संघर्ष कर जाते हैं, वो तो खैर अलग की बात है। लेकिन एक चीज देखिए कि चौधरी चरण सिंह भी जमीन से उठ करके वो आदमी संघर्ष करके और कांग्रेस के अंदर रह करके संघर्ष करते हुए आगे बढ़ के अपने दल पर सारे तमाम लोगों के प्रतिरोध के बावजूद उन्होंने अपना एक वजूद कायम किया और प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। अब बात ठीक है कि अपना सदन का मुकाबला वो नहीं कर पाए, लेकिन एक संघर्षों से नीचे से कैसे कार्यकर्ता उठ के जाता है और वो संघर्ष करके और राजनीति में सर्वोच्च शिखर तक अपना स्थान बनाता है, इसके उदाहरण हमारे चौधरी चरण सिंह थे। चौधरी चरण सिंह अगर चाहते तो अपने बच्चे को अपने समय में ही स्थापित कर सकते थे, लेकिन शायद उन्होंने देखा कि उनके लड़के में वह योग्यता नहीं है कि उनके दर्शन को, उनकी आंदोलन को, उनके वैचारिक को आगे बढ़ा सके। तो उनका कहीं न कहीं से उनकी दृष्टि में मुलायम सिंह यादव थे, और मुलायम सिंह यादव शायद इसी कारण था कि उन्होंने संघर्ष के बल पे सबको पछाड़ते हुए और तमाम इधर उधर होकर के जो उन्होंने एक समाजवादी पार्टी की स्थापना की, और तब से लेके आज तक देश के पैमाने पर अगर आप उठा करके देखें तो समाजवादी दर्शन के इर्द गिर्द समाजवादी शब्द का पिलर गाड़ के हैं, खूंटा गाड़ करके अगर कोई आदमी देश में खड़ा है तो वो समाजवादी पार्टी अपने मुलायम सिंह की विरासत आज की तारीख में अखिलेश यादव संभाल रहे हैं। लेकिन जिस मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, क्या आपको नहीं लग रहा है कि अगर ये राष्ट्रीय दृष्टि से देश के पैमाने पर सारे समाजवादियों को अगर ये इकट्ठा करें तो देश में भी एक विकल्प की राजनीति का मजबूत आधार खड़ा किया जा सकता है समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में या समाजवादी आंदोलन के नेतृत्व में? आपने बहुत अच्छी बात कही है, और मैं इत्तेफाक से इसी बात पर आना चाह रहा था कि भाई आज पूरे देश के अंदर जरूरत है कि तमाम समाजवादी इकट्ठा होकर के इस देश के को बचाने का एक संघर्ष, संविधान को बचाने का एक संघर्ष हम लोगों को लड़ना चाहिए। और माननीय आदरणीय अखिलेश यादव जी के अंदर वो ऊर्जा है, नौजवान है, कि अगर वो इसकी पहल करेगा तो एक बहुत बड़ी चीज बन करके पूरे देश के अंदर एक खड़ी हो सकती है, इसमें कोई शक शुबे की बात नहीं है। जहां तक चौधरी चरण सिंह जी का सवाल है, चौधरी चरण सिंह जी भी उसी संघर्ष से निकल करके किसान, खेत और खलियान से होते 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 और देश के प्रधानमंत्री तक भी चले गए। वो हालात और जो भी कुछ है वो तो अलग बात है कि किस तरीके का लोगों ने सलूक किया और कैसे लोगों ने बढ़ाने का काम किया है। उस वक्त के जो लोग थे चौधरी साहब के टाइम के, वो लोग ईमानदार हुआ करते थे, वो डेडिकेटेड थे अपने काम के, वो संघर्षशील थे।
लेकिन आज के समाजवादियों में और कल के समाजवादियों में काफी जमीन और आसमान का अंतर है, ये आप भी जानते हैं। आज हर आदमी, मैं एक किस्सा आपको सुना करके आगे बढ़ने का काम करूंगा। 80 की बात है, तो मैं दिमाग से बहुत ज्यादा वो हो गया, मैंने कहा था मैं राजनीति छोड़ रहा हूं और मैं तो नौकरी करूंगा चल करके, ये अपनी वकालत करूंगा। तो माने राजनारायण जी ने कहा ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, अपना परिवार भी पालना चाहिए, अपने बच्चों का भी देखना चाहिए आदमी। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं, जिस दरीपे से उठ करके आप जाएंगे, जो कोना आपकी बैठने की जगह खाली होगी, इस कोने पर कोई अच्छा वैचारिक व्यक्ति नहीं बैठेगा। इस कोने पर बैठेगा कोई माफिया, बैठेगा कोई भूमाफिया बैठेगा। अगर आप ये जगह खाली करके जाओगे, तुम ये समझ रहे कोई वैचारिक आदमी आकर के इसके पास बैठ जाएगा कि जो देश के बारे में सोचने का, जिसका कोई चिंतन होगा, देश पर चिंतन करने वाला होगा। नहीं नहीं, ऐसा कोई आदमी अब आगे नहीं आने वाला। अब तो जो भी आदमी आएगा, यूनिवर्सिटी से नहीं निकलेंगे अब राजनीतिक लोग, और यूनिवर्सिटियों से भी निकलेंगे तो वो भूमाफिया निकलेंगे, वो भूमि की कहीं ना कहीं दलाली करते हुए लोग मिलेंगे। और यही मैं बेबाक तरीके से मैं खुल करके एक बात को कहना चाहता हूं कि आज राजनीति के अंदर जो प्रतिष्ठापित है, आज राजनीति के अंदर बड़े बड़े पदों के ऊपर जो आदमी बैठे हुए हैं, चाहे वो पार्टी कोई भी पार्टी हो, वो कहीं ना कहीं उनके धंधे काले धंधे हैं, और उन काले धंधों से भी वो पैसा कमा करके आज राजनीति के अंदर पैसे का ही बोलबाला और चलन है। माननीय अखिलेश यादव जी आज वो युवा शक्ति है कि जो उस पृष्ठभूमि से निकल के, संघर्ष की पृष्ठभूमि से निकल करके आए हैं, कि वो अगर चाहे युवा होते हुए तमाम देश के समाजवादियों को इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन माफ करना, मुझे समाजवादियों में एक सबसे बड़ी ऐंठ भी है। समाजवादी जो है वो किसी के भी सानिध्य में ये बर्दाश्त नहीं करते कि मैं कुर्सी पर जो आदमी बैठा हुआ है उस कुर्सी वाले व्यक्ति के ही नेतृत्व को स्वीकार कर लूं। वो कहते हैं मैं सीनियर हूं, वो कहता है मैं सीनियर हूं। आप पूरी लाइन लगा करके देखिए, जितने लोग आज देश के अंदर पुराने समाजवादी है, वो पुराने समाजवादी कहां कहां पर भटकने का काम कर रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी इन सबको इकट्ठा करके कम से कम एक सम्मेलन बुला करके इन सबकी बात सुनने, और सबकी बात सुनने के बाद एक नया रास्ता निकाल सकते हैं, इसमें कोई शक शुबे की बात नहीं है। एक नई युवा शक्ति बन सकती है, एक नई शक्ति बन सकती है, एक नई ऊर्जा बन सकती है, और वो काम करना होगा। वो काम आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जरूर करना होगा कि अगर देश को बचाना, संविधान को बचाना, देश के लोगों को बचाना। आज हालात बहुत गंभीर हैं। पहले चर्चा कर रहे थे कि लोग जो है जितना आगे आगे बढ़ने का काम हो रहा है, लोग उतने उतने जो है एजुकेशन होते हुए भी, पहले तो एजुकेशन नहीं थी, नेताओं का कहना मान लेते थे। आज तो सबके पास एजुकेशन है, और वो एजुकेशन का फायदा उठाने के लिए बाद लोग फायदा नहीं उठा रहे, बल्कि उसे। जी जी मजाहिर भाई, ये समय बहुत कम बचा है। मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी और आज की समाजवादी पार्टी में थोड़ा सा अंतर जो सामने दिखाई पड़ता है। मुलायम सिंह यादव थे तो उस समय कांग्रेस के विरोध की हवा चल रही थी, तो कांग्रेस के विरोध में वो सबको समाहित करते थे, सबको जोड़ने की कोशिश करते थे, लेकिन उनकी दृष्टि स्पष्ट थी कि हमारे साथ कौन अस्थायी रूप से खड़ा हो सकता है। और उसमें उन्होंने महसूस किया कि कम्युनिस्ट पार्टियां ऐसी हैं जो हमारे साथ मजबूती से खड़ी हो सकती हैं और अस्थायी रूप से खड़ी रहेंगी। और शायद यही कारण था कि समाजवादी बने उनको मजबूती प्रदान करने में, उनको स्थापित करने में कम्युनिस्ट पार्टी, और खास करके मैं जिक्र करूंगा उस समय के राज्य सचिव हुआ करते थे सरजू पांडे जी, बड़े प्रोमिनेंट नेता थे अपने गाजीपुर के, उन्होंने उसमें सक्रिय भूमिका निभाई। लेकिन आज की तारीख में अगर हम उठा करके देखते हैं तो कहीं ना कहीं से वो डेविएशन आया है क्या समाजवादी पार्टी में भी। अभी आज फैसला आया है, जियाउल हक एक एसपी हुआ करते थे प्रतापगढ़ में, उनकी हत्या की गई। 11 लोगों को नामजद किया गया था, 11 लोगों को उसमें नामजद किया गया था, और उस नामजद में राजा भैया भी थे, गुलशन यादव भी थे, और सब लोग थे। आज उसमें सबको सजा हुई है। तो क्या समाजवादी पार्टी की दृष्टि ऐसी लोग नहीं जाती है कि जो हमारे साथियों की बहुत ईमानदार अफसर था, आप जानते हो कि जियाउल हक थे, अपने मऊ के ही थे, और उनकी हत्या की गई थी, घेर की हत्या की गई थी वहाँ उसमें, और आज गुलशन यादव समेत तमाम लोगों को उसमें सजा हो गई है, आज सजा हुई है।
लेकिन सजा तो आज हुई है। लेकिन राजनीति पार्टी का तो यह भी काम होता है कि हम जिस किसी साथी को अपने साथ लाते हैं तो, और जो समाजवादी दर्शन के लोगों को, तो उसमें खाली उसके पैसे के बल पे, उसके बाहुबल के बल पे ही हम उसको वरीयता न दें। गुलशन यादव को भी पिछली बार हम लोगों ने उठा करके नेता बना दिया था और प्रतापगढ़ में उन्होंने चूंकि अच्छी फाइट भी दी। तो क्या आज की तारीख में क्या फिर वो मुलायम सिंह यादव का जो उनकी सैद्धांतिकी थी, जो उनके लड़ने का तरीका हुआ करता था, क्या उसको आज की तारीख में अगर हम उसको स्वीकार करके चलें तो हम राष्ट्रीय क्षितिज पर समाजवादी पार्टी को हम एक राष्ट्रीय स्तर पर हम स्थापित कर सकते हैं। और आज की तारीख में जब हम कांग्रेस के एक तरीके से मुखापेक्षी जैसे हो गए हैं और वामपंथी दल जो वाकई हमारे साथ अस्थायी रूप से रह सकता है, हम उसको हाशिए पर रख करके चल रहे हैं। आखिर इसके पीछे कारण आप क्या देखते हैं? आप बिल्कुल, आप तिवारी जी आपने बहुत अच्छी बात कही है। देखो, माननीय मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव जी में जमीन आसमान का फर्क है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी कभी सिक्योरिटी से नहीं गिरे थे। मैं और कार्यकर्ताओं का उनके यहाँ क्या रुतबा था, मैं एक घटना का जिक्र करना चाहता हूं। एक बसपा के बहुत बड़े नेता की कुड़की हो रही थी किसी मुकदमे के सिलसिले में। सरकार माननीय मुलायम सिंह यादव जी की थी। मेरे पास एक फोन आता है दिल्ली से, मेरे बहुत पुराने, मैं मामू कहता था उनको कांदले के रहने वाले थे, सरदार अली साहब, जो MRTP के चेयरमैन भी रहे हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट भी रहे। उन्होंने मुझसे फोन किया कि मज़ाहिर तुम किस पार्टी के अंदर हो? मैंने कहा मैं समाजवादी पार्टी के अंदर हूं। कि समाजवादी पार्टी के अंदर अमुक व्यक्ति की कुर्की हो रही, उसका सामान तोड़ा जा रहा है, तुम कैसे समाजवादी हो कि सब साहब उसकी जो है उसको बचा भी नहीं पा रहे हो? तो मेरे दिमाग में एकदम, क्योंकि मैं भी दूसरे मिजाज का आदमी रहा हूं, मैं तुरंत ही हाउस के अंदर माने नेताजी के पास जाता हूं। नेताजी ऑफिस के अंदर बैठे हुए थे, कुछ काम कर रहे थे। मैंने जाते ही नेताजी के टेबल के ऊपर हाथ रख करके उनका कलम रुकवा करके कहा, माने नेताजी एक व्यक्ति की कुड़की हो रही है, उसके साथ जुल्म और जासूसी हो रही है। उन्होंने कहा, नेताजी ने कहा नहीं, उन्होंने कुछ किया होगा, गलत काम किया होगा, इसलिए कुड़की हो रही है, तुम क्यों हस्तक्षेप करते हो इसके अंदर, तुम्हारा क्या मतलब है? तो मैंने कहा था मेरे एक रिश्ते के मामू ने मुझे फोन किया है, उन्होंने, वो झूठ नहीं बोलते, उन्होंने कहा था उसके साथ जासूसी हो रही है। तो नेताजी ने मुझसे बड़ी कड़े शब्दों में जो सख्ती के साथ कहा कि मज़ाहिर तुम इन सारी चीजों के अंदर टांग मत अड़ाए। अजी मैंने कहा नेताजी पहले कुड़की रुकवाइए, उसके बाद बात करते हैं। तो माननीय नेताजी ने तुरंत ही वहां के सर्किल ऑफिसर को फोन लगाया, SSP को डिस्ट्रिक्ट के, और कहा भाई ये कुड़की कौन कर रहा है, अधिकारी कौन है जो कुड़की कर रहा है? बताया उन्होंने, साहब फला आदमी का, उसका कुड़की का तुरंत रुकवाओ, और जो सामान उन्होंने उतारा है उसको ऊपर रखवाओ। तो पहले कार्यकर्ताओं की ये सुनी जाती थी और कार्यकर्ता खुल करके अपनी बात कहता था। माननीय नेताजी उसकी बात सुनते थे, डांटते भी थे, डपटते भी थे, फटकार भी लगाते थे, लेकिन उसके बाद वो उस पर कार्रवाई भी करते थे। और आज की समाजवादी पार्टी का मैं बेबाक तरीके से एक बात कहना चाहता हूं, मैं ठीक है उसका सेक्रेटरी भी हूं समाजवादी पार्टी का, लेकिन हमें आज नेताजी से मिलने के लाने पड़े हुए हैं कि हम नेताजी से किस तरीके से भेंट करेंगे। आज सिक्योरिटी ने चारों तरफ से इस तरह के घेर करके रखती है, जबकि कार्यकर्ताओं से मिलने में कोई खतरा नहीं होना चाहिए। कार्यकर्ताओं से तो बिल्कुल एकदम खुली कुर्सी पर बैठ करके कार्यकर्ताओं से मिलना चाहिए। और दफ्तर के अंदर जिस तरीके से सिक्योरिटी ने घेर लिया है, कुछ 900 लड़के, कुछ भूमाफिया, मैं खुल करके बता रहा हूं, कुछ 900 लड़के, कुछ भूमाफिया मोबाइल फोन लेकर के जाते हैं बहुत अच्छी तरीके से, सिक्योरिटी उनको नहीं रोक रही है। हमारे जैसा आदमी अपना टेलीफोन गाड़ी में रख करके जाता है, जबकि हमारे टेलीफोन से तो खतरा होना नहीं चाहिए। खतरा होना चाहिए तो 9 लड़कों से होना चाहिए कि जो पार्टी की अंदरूनी गतिविधियों को भी बाहर भेजने का काम करते हैं। और इस देश के अंदर एक RSS एक ऐसी संस्था है, माननीय तिवारी जी आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, कि उसने हर पार्टी के अंदर घुसपैठ कर ली है, अपने लोगों को बिठा दिया है, कॉन्फिडेंशियल बातें